आदरणीय गुरुजनों, गुणीजनों, रसिकजनों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। अमृत रत्न के 5वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये एपिसोड अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि इस एपिसोड को हम कर रहे हैं सीधे लाल किले के प्रांगण से। लाल किले में 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है। और मुझे बड़े गर्व के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पेवेलियन को आपके CCRT ने ही सजाया है। और इस पूरे पेवेलियन में हमारा थीम है अमृत महोत्सव की, आज़ादी के अमृत महोत्सव की सक्सेस स्टोरीज, सफलता की कहानी। जो भी कार्यकलाप, जो भी प्रोजेक्ट CCRT ने अभी तक किए हैं, चाहे वो इफेक्टिवनेस स्टडी ऑफ अ कैम हो, चाहे वो कदम कदम बढ़ाए जा अमृत कैंप हो, चाहे हर घर तिरंगा अभियान हो, या आपका अपना पसंदीदा डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट, सबकी झलक आपको इस पेवेलियन में देखने को मिलती है। पूरी कहानी, पूरा जर्नी आपको इस एक विजिट में दिखाई दे जाती है। आज इस एपिसोड में हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी यहाँ पर नागपुर से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं उनका भी CCRT की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर न केवल एक कलाकार, न केवल एक रिसर्चर, परफॉर्मर, टीचर, डायरेक्टर, लेकिन मैं कहूँ एक कला के ऐसे उस्ताद हैं, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी आर्ट, कला की तीनों विधाओं को बहुमूल्य योगदान दिया है। सर के मार्गदर्शन में जहाँ एक और 27 से भी ज़्यादा छात्रों ने PhD की डिग्री प्राप्त की है, दूसरी ओर सर ने ऐसे बड़े बड़े नाटक मंचित किए हैं, 60 से भी अधिक नाटक, जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है। अभी डॉक्टर इंदुरकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक क्रांति चक्र, जिसमें उन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक के आज़ादी के संग्राम की, स्वतंत्रता संग्राम की पूरी जर्नी को दिखाया है। बहुत ही बड़े बृहद स्तर पर किया गया है। हमारी इच्छा है कि CCRT भी वो नाटक आपके सामने शीघ्र ही मंचित करे। कार्य चल रहा है। जो हमारी दूसरी मेहमान हैं आज के इस एपिसोड की, डॉक्टर मंगलेश लता यादव जी, जो पिछले लगभग 15 सालों से भी अधिक से CCRT से जुड़ी हुई है। सन 2009 में जब इन्होंने CCRT का जो मुख्य कार्यक्रम है, अनुस्थापन पाठ्यक्रम, उसको किया, तो उसके बाद से ही लगातार इस 15 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने अलग अलग समय पर 7 अलग अलग CCRT के प्रशिक्षण प्राप्त किए। यूँ तो इनका सफ़र, इनका जो कुल शिक्षा का जो सफ़र है 28 वर्षों का है, लेकिन मैं कहूँगा कि पिछले 4-5 महीनों में ये बहुत ही अहम कार्य कर रही हैं, खास तौर पर CCRT के कंपटीशन में एक ट्विस्ट आएगा और वो क्या होगा, और अभी तक ये होगे आप डिसाइड करो। कहानियाँ अपने ज़िले अलीगढ़, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इनका कुछ जीवन का समय मध्य प्रदेश में भी व्यतीत हुआ, वहाँ से एकत्रित करके भेज चुकी हैं। और जो हमारी भारत सरकार की वेबसाइट है www.amritmahotsav.nic.in, वहाँ पर इनकी 8 कहानियाँ अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, जो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, मंगलेश लता यादव जी के नाम और CCRT के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि CCRT में जब आप पहली बार आए
2009 में, और आपने अनुस्थापन पाठ्यक्रम, जो कि हमारा मुख्य कार्यक्रम होता है 22 वर्किंग डेज की ड्यूरेशन का, और जिसमें कला की सभी विधाओं से आपको रूबरू कराया जाता है, उसको करने के बाद आपने क्या बदलाव आपने महसूस किया और आपकी टीचिंग को इस शिक्षा के नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैसे नए आयाम प्रदान किए, इसके बारे में जरा हमें बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं कहीं जॉब लगी थी तो मैं CCRT के बारे में मुझे CCRT में जब दिया यस तो CCRT में आने के बाद तो मैंने बहुत बड़ी आप पांचों यहाँ उन सब पर्सनैलिटी से जो मैंने सीखा और जो अनुस्थापन कार्यक्रम में जो सिखाया जाता वो हमें दिखाया जाता था, कलाओं से संबंधित, ललित कलाओं से संबंधित, और किस तरीके से उनको हमारे पाठ्यक्रम से जोड़ना है, किस तरीके से हम बेस्ट जोड़ी को भी गिफ्ट मिलेगा। चलो भाई उधर देखो। बातों का CCRT ने जो मुझे सिखाया उस समय वो सब ए, मेरे व्यक्तित्व का बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन, और वो आमूल-चूल परिवर्तन जब मैं अपने शिक्षा क्षेत्र में जब मैं विद्यालय में गई तो मैंने वो चीज़ अपने अंदर बहुत ज़्यादा महसूस की, क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पहले से थोड़ी एक्टिव करती थी, सारी बच्चों को डांस और गीत सिखाना, ये सब चीज़ें मेरे रुचि में थी, तो मैं वो सब कराती। लेकिन अब क्योंकि जब मुझे यहाँ से CCRT द्वारा किट प्रदान की गई, उस किट के माध्यम से मेरी जो पाठ्यक्रम था उसको इतना सहज, इतना सरल, इतना रुचिकर बना दिया गया कि सभी बच्चे मेरी तरफ आकर्षित होने लगे। और मेरे जिले में जितने भी विद्यालय थे, क्योंकि हम कोई किट प्रदान की गई थी, उस किट के माध्यम से मैंने पूरे जिले में जगह जगह जाकर के विद्यालयों में जो हमको विभिन्न भाषाओं के गाने सिखाए गए थे उनके माध्यम से, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता था, विभिन्न भाषाओं के गानों के बारे में कोई बच्चा नहीं जानता। जब मैं वहाँ जाकर के बच्चों को सुनाती थी तो बच्चों को बहुत आनंद आता और टीचर्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते। तो आप ये समझिए कि CCRT ने मेरे व्यक्तित्व में, यदि मैं कहूँ तो पूर्ण रूप से परिवर्तन किया, ये बात मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। मैं अक्सर कहता आया हूँ कि जब भी CCRT में आप तो प्रशिक्षण लेकर गए हैं, मैंने 1990 में CCRT ज्वाइन किया था। मैं उसको, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं मेटामॉर्फोसिस कहता हूँ कि आप कला जीवन में आपका पूरा व्यक्तित्व बिल्कुल एकदम से, जैसे माँ नए बच्चे को जब जन्म देती है तो 9 महीने के अंतराल में जो उसका पूर्ण विकास होता है वो CCRT में हमारे कोर्सेज में होता है। सर, आप तो बहुत वर्षों से आपका जीवन पर्यंत संस्कृति को शिक्षा के साथ जोड़ने का अनुभव रहा है और आपने उस पर विशेष कार्य भी किया है। सर, आप हमें बताएं कि ये जो संस्कृति का समावेश है शिक्षा में, ये किस प्रकार से बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उसमें हेल्प करता है? ये जो नई शिक्षा प्रणाली अभी 2024 से लागू होने वाली है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है ऐसा मैं समझता हूँ। तो आज तक आर्ट एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि पहली बार आर्ट एजुकेशन को मेन सब्जेक्ट के रूप में स्वीकारा गया है। जैसे कि पहले मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट जो थे उनको बड़ा महत्व दिया जाता था, लेकिन जो आर्ट के सब्जेक्ट होते थे उनको सेकेंडरी, दुय्यम ऐसा महत्व मिलता था। लेकिन अभी ऐसा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसमें आर्ट को लेकर के बड़ा गंभीरता से सोचा गया है। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोक आर्ट फॉर्म्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसको लेकर बात कही गई है। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखी हुई है। बच्चों को कोई परीक्षा नहीं रहेगी, लेकिन आर्ट के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा। तो बड़ी एक एक्टिविटी जो बनेगी वो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी मनोरंजक बनेगी। तो इस प्रकार से आर्ट बोलने के बाद, कला बोलने के बाद ऐसा होता है कि कोई भी कला जो होती है वो कि आइसोलेशन में होती नहीं है। कलाकार जो कला अपने सामने प्रस्तुत करता है तो उसका एक नज़रिया होता है। वो जिस समाज में रहता है उस समाज के बारे में भी उसको बहुत सारी बातें मालूम होती है। समाज में जो चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है, उसको देख करके जो लगता है वो अपने कला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, डांस के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से वो खुद को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर हम कल्चर दूर नहीं रख सकते। इसलिए समाज, कला, कल्चर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें हमको कला के माध्यम से और कल्चर तक पहुँचने में मदद करती है। इसलिए हमारा जो एक इंडियन कल्चर है, हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर रही है, उस धरोहर को हम बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं,
और आर्ट के माध्यम से हम उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दिया गया है। सर आप तो वैसे मैं बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कमेटी है उसकी भी अध्यक्षता कर रहे हैं, और अभी जो नेशनल लेवल पर बहुत बड़े राष्ट्रीय सांस्कृतिक हो उत्सव अब जो हम रैंडमली प्ले करेंगे उस पर तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये ज्ञान है, जो ये संस्कृति का एक्सपोजर है, ये वाकई बच्चे की जो संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारी जो नई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें वाकई एक बदलाव आने वाला है। आपके बदलाव की एक झलक हम आपके वीडियो के माध्यम से देखना चाहेंगे कि आपने जो अपना शिक्षण किया और उसके बाद सांस्कृतिक तत्वों का जो समावेश करके आपने पढ़ाया। हमारे पास एक वीडियो है मंगलेश लता यादव जी का, तो उसको ज़रा हम देखना चाहेंगे। आपको डांस करना है ना, हिम्मत की बात है। 1 मलेश जी, अभी हमने इस वीडियो में देखा आपको बचपन से ही आपने बताया लिखने का और ख़ास तौर पे लोकगीतों का, लोक संगीत का बहुत ही रुचि थी आपकी। लेकिन वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज है, उससे भी आप बचपन से ही जुड़ी हुई हैं, और जैसा CCRT ने आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाया है, ऐसा ही आप क्रेडिट शांति कुंज को, जरा उसके बारे में भी हमें बताइए थोड़ा। सर जो मेरे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो वो दो, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली इस बात को स्वीकार करती हूँ कि पहला जैसे जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलू में CCRT एक पहलू है तो शांति कुंज हरिद्वार मेरा दूसरा पहलू है। पंडित आदर्श श्री राम शर्मा को मैं जब मैं 10 वर्ष की थी तब से ही उनको मैं अपना गुरु मानती थी, और उनके ही सारे जो नियम, विधान, अनुशासन, उन सबको मैं फॉलो करती हूँ, और शांति कुंज हरिद्वार से मैं अपने जिले की जी जी कमाल। तो मुझे ये कहना चाहिए कि जो अक्सर हम संस्कृत में कहते हैं कि हमारे अध्यापक जो हैं वो विदुषी हैं, पंडिता हैं, तो वो आपके अंदर वो सभी गुण निहित हैं, और बचपन से आपको ऐसा एक्सपोजर मिला है कि सभी बच्चों को किस प्रकार से चरित्रवान बनाया जाए। जो हमारा DDR प्रोजेक्ट है उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो ये जाने की जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जिसका आज हम आनंद उठा रहे हैं, उसके पीछे कितने ही ऐसे गुमनाम नायक नायिकाओं का बलिदान है जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो किसी इतिहास के पटल पर
उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कभी उनके ऊपर कोई पुस्तक छपे, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए ताकि उनका हमारा देश आज़ाद हो सके। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें बताया गया शायद आपके एक गीत का वीडियो भी है जो आपने तैयार करवाया था। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक वर्ष विद्यालयों को प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें जोड़ नृत्य और लोक नृत्य होता है। तो लोक नृत्य या जोड़ नृत्य जो होता है स्वतः ही हमें लिखना होता है, स्वतः ही हमें करना होता है। तो गत वर्ष 2021 में हमारे जिला हेलो कितनी देर का वीडियो है? कितनी देर का वीडियो है ये? 5 मिनट का वेस्टिंग मैं करूँगा। तो चलिए हम उसकी एक झलक देखते हैं। मंगेश जी की रसिया ये धरती मैया तो कितनी प्रदूषित हो रही है, पहले मानव को समझाओ कि इसे प्रदूषण से मुक्त करें।
जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय न केवल CCRT के अध्यक्ष हैं बल्कि NCRT की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो कमेटी है उसके भी अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जो उनका प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव है उसकी जूरी के भी हेड हैं। सो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, इसी गाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला मंगलेश लता यादव जी को, और इन्होंने इस गाने की रचना भी की, गाया भी, और इसका नृत्य संरचना कोरियोग्राफी भी की। सर आपके जो नाटक रहे हैं उसमें भी आप लोकगीतों का, लोक संगीत का बहुत उपयोग करते रहे हैं। थोड़ा सा इस विषय में प्रकाश डालें सर। जो लोक संगीत हैं, लोकगीत हैं, उनका जैसे अभी हमारा आपने जो ये क्रांति चक्र किया उसमें आपने 1857 से 1947 की जर्नी दिखाई है सर। सो वो लोकगीत और लोक जो नृत्य हैं, लोक का जो हमारी संस्कृति है, उसको आप किस प्रकार से अपने नाटकों में जोड़ते हैं सर? देखिए, थिएटर एक अलग आर्ट होती है, और जब हम नाटक करते हैं तो प्रोसीडियम थिएटर में जो नाटक होता है तो उसकी अपनी एक जाति होती है, उसका एक स्वरूप होता है। तो नाटक डायरेक्ट करना ये बहुत अलग बात होती है, लेकिन जब नाटक में कोई फोक आर्ट फॉर्म हम डालने की कोशिश करते हैं, किसी लोक कला का हम उपयोग करते हैं या किन्हीं लोकगीतों का हम उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में बड़ी खबरदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि नाटक अपनी जगह रहता है, नाटक की स्टोरी अपनी जगह रहती है, नाटक में जो सिचुएशन बताई गई है वो भी अपनी जगह रहती है, नाटक के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो लिखित स्वरूप के होते हैं वो भी अपनी जगह रहते हैं। लेकिन ये सब करते समय जो नाटक की अपनी जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, उसको भी बरकरार रखना पड़ता है। लोक नाट्य का जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसकी अपनी शुद्धता होती है, लोक नाट्य अलग होते हैं, लोकगीत भी उसमें हम डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि नाटक भी कहीं गलत न हो। जिस फोक आर्ट का हमने उपयोग किया है उस फोक आर्ट के बारे में हमारी जानकारी स्वयं की बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। हम जिस लोकगीत का इस्तेमाल करने वाले हैं वो लोकगीत भी, उसके बारे में हमारी जानकारी जो बहुत अच्छी तरह से रहनी चाहिए। कौन से पार्ट को, लोकगीत के कौन से पार्ट पे इनेक्टमेंट करना है, और जो लोकगीत जो है और लोक नाट्य है, तो लोक नाट्य, लोकगीत और लोक संगीत, तो तीनों बातों का यहाँ पर उपयोग करना पड़ता है। ऐसे समय में जो प्रोडक्शन करता है, जो डायरेक्शन देता है, उसको लड़कों से करवाना पड़ता है। लड़कों में पोटेंशियल होते हैं, लेकिन उससे बात करवानी पड़ती, निकालनी पड़ती। उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा आर्टिस्ट किस तरह का है, कौन सा आर्टिस्ट है जो अच्छे डायलॉग बोल सकता है, कौन सा आर्टिस्ट है उसमें का जो लोक संगीत बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, कौन सा आर्टिस्ट है जो लोकगीत में हमको काम में आएगा, और कौन से आर्टिस्ट है जो हमको उसमें जो कोरियोग्राफी होने वाली है, जो डांस डायरेक्शन होने वाला है, उसमें कौन से लड़के हैं जो उसमें अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक कठिन काम होता है। बच्चों को डायरेक्ट करना तो और भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि बच्चों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। बच्चे स्वयं बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उनकी एक साइकोलॉजी होती है। वो साइकोलॉजी भी समझने की कोशिश हमेशा डायरेक्टर ने करना चाहिए। यदि बच्चों की साइकोलॉजी उसको समझेगी नहीं तो उनको बराबर ट्रीटमेंट नहीं दे सकेगा, उनका वो उपयोग अच्छी ढंग से कर नहीं सकेगा। तो ये सारी बातें, मतलब नाटक की थीम, उसमें लोकगीत, लोक संगीत का उपयोग और उसके बाद बच्चों से काम करवा लेना, ये सारी बातें जो रहती हैं उनमें एक रिदम जोड़ने का यदि प्रयास होता है तो प्रोडक्शन बहुत शानदार होता है, और प्रोडक्शन को सभी ढंग से देखा गया है, इससे ये प्रूव होता है। जी बहुत खूब सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि एक डायरेक्टर जो है वो बिल्कुल एक शिप के ऐसे कैप्टन की तरह से है, जिसको सभी को साथ लेकर चलना है, सभी कलाओं को संजोना है। और आपका तो अनुभव परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी तीनों आर्ट्स में है, तो जब तीनों आर्ट का संगम होता है तो जो उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आता है, हम भी बहुत आतुर हैं, बहुत उत्सुक हैं उसको देखने के। और मुझे CCRT के सभी दर्शकों और श्रोताओं को ये बताने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मार्च से पहले हम 2 प्रोडक्शन करने वाले हैं, जिनकी डायरेक्शन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इंदुरकर जी करेंगे। क्रांति चक्र के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक भारत की नदियों के बारे में, नदियाँ क्या कहती हैं, नदियाँ क्या गाती हैं, नदियाँ क्या सुनाती हैं, नदियाँ क्या संदेश देती हैं, उस पर भी कार्य सरकार जारी है, और बहुत शीघ्र ही हम वो नाटक भी लेकर आपके सामने आने वाले हैं। अगर मैं मंगलेश जी के अवार्ड्स की बात करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, आपके लेखन कार्य के लिए आपको जिला अधिकारी महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। आपको शिक्षाविद के रूप में
रोटरी क्लब ने भी 2020 में उत्कृष्ट कार्य के लिए मेधा सम्मान दिया। आपके छात्राओं को लोक नृत्य में एनसीईआरटी में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत मुरादाबाद द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। साहित्य जगत में मुरादाबाद का एक कार्तिकेय संस्थान है जिसके द्वारा आपको कला हितैषी सम्मान, संस्कृति दूत सम्मान, मुरादाबाद रत्न सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान इत्यादि दिए गए। कैसा लगता है मंगलेश जी जब ये सम्मान मिलते हैं और उसके बाद आप क्या अपने आप को और अधिक ऐसा महसूस करती है कि कहीं आपसे अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं? कहीं ना कहीं जो पुरस्कार हैं वो भी आपको उत्साहित करते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए। जी बहुत खूब, आपका ये विचार जो है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कई बार आदमी ये महसूस करता है कि अब तो मुझे अवार्ड मिल गया, अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो मैं सर के ही वाक्य दोहराऊंगा। सर अक्सर बताते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचकर बैठ जाता कि अब तो मेरे शो शतक पूरे हो गए हैं, तो जो इतनी बड़ी बड़ी पारियां उन्होंने उसके बाद खेली वो शायद हमें देखने को भी नहीं मिलती। सो हर पुरस्कार आपको एक नई चैलेंज, नई जिम्मेवारी सौंप कर जाता है। अब ऐसे ही एक चैलेंज की बात कर लेते हैं जो सीसीआरटी ने आपको सौंपा, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। जब अक्टूबर में आपको बुलाया गया दिल्ली और 3 दिन की कार्यशाला जब आपने अटेंड की, तो उसके बाद जब आप वापस गए कैसा अनुभव हुआ? ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये कैसा लगता है आपको? ये आपकी कोई सरकारी नौकरी का हिस्सा है या आप इसको एक राष्ट्र हित में एक नेशनल ड्यूटी की तरह कर रहे हैं? इसके बारे में जरा बताइए। ऐसा है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, 28 से भी अधिक कहानियाँ मंगलेश जी भेज चुकी हैं, 8 से भी अधिक कहानियाँ अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये कहानियों को जैसे हीरे को भट्टी में तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, उसमें चमक आने के लिए उसको पहले बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब भी आप डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी के लिए कोई कहानी लिखने का, कोई कहानी सुनाने का, बताने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर www.amritmahotsav.nic.in पर जाइए और अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के अगेंस्ट चेक कीजिए कि जो कहानी आप बताने जा रहे हैं क्या वो कहानी वहाँ पहले से ही तो नहीं है, क्योंकि लगभग 5000 कहानियाँ ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें से मैं बड़े आत्म सम्मान की भावना के साथ बताना चाहता हूँ कि सीसीआरटी का योगदान भी 300 से भी ज़्यादा कहानियों का अभी तक हो चुका है और सीसीआरटी को 5000 कहानियाँ एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया है। तो जब ये कहानी आप लिखने लगे तो सबसे पहले चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के नाम के आगे वो कहानी पहले ही कोई और भेज चुका हो। उसके बाद आप जो भी कहानी एकत्रित करते हैं उसके साथ जो उसके एविडेंस हैं, जो उसके सबूत हैं, वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि आपको कोई पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग मिले या आप अपने किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से जाके कोई गजट देखें, या जो प्राइमरी सोर्स है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो उनके वंशज हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे पूछिए क्या उनके पास कुछ ऐसा है जो सिद्ध करता हो
कि उनके जो वंशज, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, वो वाकई उनका जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में वो अहम था। वो ताम्रपत्र के रूप में भी हो सकता है, वो पेंशन सर्टिफिकेट के रूप में भी हो सकता है, वो कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जिनको उन्होंने सहेज कर रखा है। ये सब की कसौटी पर खरी उतरने वाली कहानी ही को आप CCRT में भेजें, जो हमारी अकैम की जो मेल है acam-ccrt@gov.in, उस पर भेजिए। उसके बाद भी एक प्रक्रिया शुरू होती है। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भी उसको ऑथेंटिसिटी के लिए, प्लेजरिज्म के लिए चेक करते हैं कि कहीं ये कहानी विकिपीडिया या कहीं गूगल से उठा के कट एंड पेस्ट तो नहीं कर दी। सो आपको ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपकी 8 कहानियाँ वहाँ प्रकाशित हुई हैं, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल अनूठी हैं, नई हैं और केवल आप ही के द्वारा रचित की गई हैं। और आपकी जो कहानियों की लिस्ट है उसमें जहां आपने एक तरफ अनसंग हीरोज़ की बात की है, जिनमें हुकम सिंह हैं, हरपाल सिंह हैं, रमेश चंद्रा हैं, वहीं आपने पुस्तकों पर भी काम किया, जो द बुक बाय वीर सावरकर, और आपने जो इवेंट्स हैं, क्लैश ऑफ सत्याग्रहीज इन आगरा, आपने मुरादाबाद वायलेंस एट पान दरीबा, अलीगढ़ एसोसिएशन विद ग्रेट रेवोल्यूशनरी भगत सिंह, ब्रज रतन लाइब्रेरी, और आपने जो आपका मैं कहूँगा एक अलग प्रेरणा का स्रोत है शांति कुंज हरिद्वार, उसके बारे में भी लिखा। ज़रा उन कहानियों के बारे में थोड़ा सा, जो आपकी फेवरेट कहानी है, जो आपको लगा कि जिस कहानी का संकलन करते हुए आपको सबसे ज़्यादा आनंद आया, उस कहानी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अपने शांति कुंज हरिद्वार से एक यंग उभरते हुए कलाकार को भी साथ लेकर आए हैं। अभिषेक हैं हमारे साथ, और वो बिल्कुल शांति कुंज हरिद्वार की जो प्रतीक वेशभूषा है उसमें हमारे सामने हैं। इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, आप बताइए वो क्या गाएंगे। और सर, आप तो कला के पारखी हैं, मैं आपका भी एक रिएक्शन इस प्रस्तुति के बाद लेना चाहूँगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव को जज करते हैं। आपने इतने सारे एक्टर्स को, संगीतकारों को, सिंगर्स को आपने डायरेक्ट किया है। सो हमारे इन उभरते कलाकार की प्रतिभा के बारे में भी आपके मैं रिएक्शन जानना चाहूँगा। आप बताइए, ये अभिषेक क्या सुनाने वाले हैं आप, या इनके मुंह से ही सुने? अभिषेक जी, आप बताइए, आप क्या सुनाने वाले हैं आज हमारे दर्शकों को? सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ की शाखा अलीगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर जो महोदया जी ने जो कहानी लिखी है परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्री राम, जैसे कि सभी को जैसा कि सभी को पता,
बताया गया है कि श्री राम शर्मा आचार्य जी का नाम पड़ा था श्री राम मत। श्री राम मत श्री राम शर्मा जी का नाम पड़ा था श्री राम मत। जिस तरह से परम पूज्य महात्मा गांधी जी का नाम बापू पड़ा, जिस तरह से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम चाचा पड़ा, उसी तरीके से जो आगरा में आंदोलन हुआ था और जो झंडा कांड हुआ था, उसके पश्चात जितने भी लोग थे उन्होंने उनको श्री राम मत का नाम दिया। और श्री राम मत के नाम से उन्होंने कई कविताएं प्रकाशित की, कई राष्ट्रगान लिखे, और उनमें से उनकी सबसे मर्म भरी कविता है प्रलाप, मेरा प्रलाप, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किसान जो कि कहीं ना कहीं आंदोलन से दूर होते चले गए थे, उनको आंदोलन की उस कड़ी में जोड़ना, पार्टियों के साथ मिलाना, और ताकि उनको पता लगे कि आज़ादी के बाद हमको क्या क्या मिल सकता है। इसी कड़ी में उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अंधकार कुछ सूझ न पड़ता ऐसा हिमपात, जग की सारी शक्ति लगाए बैठी तेरी घात। इंद्रवज्र गिरता है ऊपर लेता सिंध उफान, मेरू उड़े जाते हैं ऐसा आता है तूफान। नष्ट भ्रष्ट करने आते प्रलय मेघ घनघोर, पर तेरा तो पथ निश्चित है बढ़ता जा उस ओर। देख देख इन बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु पीछे पैर न हटाना। चीर भूमि का पेट किया श्रम से गेहूं उत्पन्न, कहाँ चला जाता है कष्ट उपार्जित अन्न। मैं मेरे पशु सुत जनदारा करते हैं उपवास, कौन हड़प जाता है मेरी रोटी मेरा ग्रास। लकड़ी अन्न तेल घी सब्जी दाल रुए गुड़ राव, पैदा करता फिर भी रहता इनका मुझे अभाव। क्या यह जादू गोरख धंधा भूल भुलैया है सब, श्रमजीवी भूखा है बैठा थाला माला माल। एक एक के बाद अहो कितने अनंत आपत्ति, गिरा गिरा कर लात लगाती जाती कोई शक्ति। हे भारत माता व्यतीत हुई कैसे, जल आंखों में भर आया, है रोती है कैसा संकट जननी तुझ पर आया। किधर गया वह नार किए नर जिसने तुझे सताया, इतनी हिम्मत किसकी था कौन कहां से आया। कर तेरा अपमान इसी जगती पर है, कहां से है बता कौन है। इंद्रवज्र रवि वायु सिंध पर्वत है, कोई भी हो तेरा दुश्मन निश्चय मिट जाएगा। त्रिंस कोटि हुंकार नवमंडल फट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकार से नवमंडल फट जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक गीत भी प्रस्तुत किया है। उस गीत का के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। जिया स्वयं के लिए नहीं जो, औरों के हित मरना सीखा। दुखियारी पीड़ित मानवता देख के जिसका अंतस चीखा। बना वही जग का दिगंबर, मंदिर का भगवान बन गया। गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह भारत माँ की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है।
जो त्रसित किसी को देख सहज हो जाता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा करती है अपना ताप अतुल। जो त्रसित किसी को देख सहज होता ही है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा करती है अपना ताप अतुल। वह है सुभाष जिसकी मुखार में बनी बड़ी सी सेना है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के। वह है गांधी जिसका जीवन, वह है गांधी जिसका जीवन जग हित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, वह भगत सिंह आजाद है जिसकी आराध्य तपस्या है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, वह भगत सिंह आजाद ही है जिसकी आराध्य तपस्या है। जो त्रिरंग में लिपट गया, जो त्रिरंग में लिपट गया भगवान उसी से रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे हमारे उभरते कलाकार के बारे में। कैसा आपको लगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहें? इस प्रकार का गीत जब पेश किया जाता है तो नेचुरली पहली बात तो यह है कि सारे शब्द जो उसका जो उच्चारण हम करते हैं वो एकदम सही ढंग से होना चाहिए, जो हुआ। उसके बाद में एक रिदम पकड़ना पड़ता है, ताल में गाना पड़ता है, सुर में गाना पड़ता है, वो भी आपने किया, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना है। ताल और सुर पकड़ना, रिदम पकड़ना, शब्दों को याद करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यानी अभी जो देख के बोला गया है वो बिना देखे भी बोला जाता तो चेहरे के एक्सप्रेशन और बहुत कॉन्फिडेंटली सामने आते थे। तो गीत पढ़ के नहीं बोला जाता है, गीत को गाना पड़ता है बिना देखे, इसलिए वो कंठस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कंठस्थ होगा तो हमारे में कॉन्फिडेंस होता है और फिर हमारे एक्सप्रेशन जो है हम जो चाहे वो एक्सप्रेशन दे सकते हैं। जैसे कि एक गीत है, चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर। अब ये तो यदि मैंने याद नहीं किया ये लाइन तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, लेकिन याद किया और बोला तो कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखता है, वो रहना बहुत ज़रूरी है। चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर, ये होता है, फिर ये एक्सप्रेशन आते हैं क्योंकि याद है। पूर्ण शक बर्बर यवन की मौत जिस भू पर हुई है, आंग्ल विदेश विदेशियों की जीत यही हुई है, अंत में विजयी में है आदि का अभिमान लेकर चल रहे हैं चरण अमृत ध्येय के पथ पर निरंतर। तो इस प्रकार से यदि हम याद होगा तो एक्सप्रेशन आएंगे, याद नहीं हुआ तो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। तो उसके ओर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी हो। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है हमारे अध्यक्ष महोदय, और आप जैसे उभरते कलाकारों को हम CCRT में ये भी बहुत जल्दी आरंभ करने वाले हैं। सर ने ही हमें बताया कि देयर आर 2 एस्पेक्ट, किसी भी प्रेजेंटेशन के 2 हिस्से हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट है जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं। दूसरा उसका एस्पेक्ट है प्रस्तुतिकरण, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक बहुत मायने रखता है। क्योंकि क्या है इसमें भी जैसा था जी, कि जैसा मैंने अभी बताया आपको को मैंने एक
डायलॉग के फॉर्म में उसको बोला, जी लेकिन ये सुर में और ताल में यदि मैं इसकी बात करूंगा तो उसकी एक सुंदर सा सुर भी है उसका, उसके एक सुर भी है। उस सुर में यदि गाने की कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा होता है। चल रहे हैं चरण अगणित, ध्येय के पथ पर निरंतर, ध्येय के पथ पर निरंतर, पूर्ण शक बर बर यवन की मौत इस भू पर हुई है, आंग्ल मुगल विदेशियों की जीत हार हुई यही है, अंत में विजयी हम ही है, आदि का अभिमान लेकर चल रहे हैं चरण अगणित, ध्येय के पथ पर निरंतर, ध्येय के पथ पर निरंतर। तो ऐसा याद करना बहुत जरूरी है। गाना पूरा याद रहना चाहिए, गीत पूरे याद रहना चाहिए, तभी शब्दों पर जो एम्फोसिस दिया जाता है वो विथ एक्सप्रेशन, विथ एक्टिंग भी इसमें अभिनय है इसमें, क्योंकि अभिनय के फॉर्म में ही उसको बताना है, प्रोजेक्शन रखना पड़ता है। जब हम प्रोजेक्शन रहेंगे, याद नहीं रहेंगे हमको, और अच्छी तरह से उसी गाने को हम विथ एक्सप्रेशन यदि गाएंगे तो उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बात को ध्यान में रखना पड़ता है। सर जी जी जैसे ही सीसीआरटी में एंटर किया, मैंने इनको बोला कि मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूँ बस तुम्हारे आनंद की सीमा नहीं रही, और उन्होंने जैसे ही एंटर किया बोले आंटी मुझे तो यही एंटर करा। जी 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 मैं भी ये बताना चाहूँगा कि सर को तो मैं कला पारखी के माध्यम से जानता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं, चाहे वो संस्कृति मंत्रालय के हों, चाहे वो सीसीआरटी के हों, सर उन सभी में सदस्य हैं। लेकिन अब जैसे जैसे माननीय अध्यक्ष बनने के बाद इनको जानने का मौका मिल रहा है, तो मैं पा रहा हूँ कि कोई ऐसी कला की विधा नहीं है, चाहे आप उसको डायरेक्शन से बात करें, चाहे आपको एक्टिंग की बात करें, चाहे गीत की बात करें, चाहे संगीत की बात करें, चाहे पेंट स्कल्पचर सेट की बात करें, सर जिस भी फील्ड में आप करें उसमें अपना एक कमांड रखते हैं, एक अपनी जानकारी, नॉलेज, और वो अब हमसे साझा कर रहे हैं, यंग जनरेशन से साझा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत लंबी लिस्ट देख पा रहा हूँ आपकी जो कहानियाँ हैं उनकी, और मैं एक विशेषता आपकी कहानियों में देख पा रहा हूँ। देखिए, डीडीआर प्रोजेक्ट की 4 कैटेगरी हैं। अनसंग हीरोज़, गुमनाम नायक नायिकाओं की जो कहानियाँ हैं उनसे हम सब परिचित हैं, हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं, संकलित कर रहे हैं। ऐसे गुमनाम नायक नायिकाएं जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन शायद किसी कारणवश हम उन्हें उनका उचित स्थान नहीं दे पाए, उचित सम्मान नहीं दे पाए। तो ये इतिहास को एक तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम इतिहास को दोबारा से लिखें और फिर से ऐसे नायक नायिकाओं को सामने लाएं ताकि यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, वो उनके बारे में जान पाए। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी है, प्लेसेस एंड इवेंट्स, ऐसे स्थान और घटनाएं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, आपने उनके बारे में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। आपकी एक स्टोरी है हैंगिंग वेल, आपने और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं अतरौली फायरिंग, हाँ, इस तरह के जो आपने टच किए। दूसरी कैटेगरी की कहानियाँ। तीसरी कैटेगरी है हिडन ट्रेजर्स, जो हमारे छुपे हुए खजाने हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। अगर मैं टेंजिबल हेरिटेज की बात करूं तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, फांसी घर हैं। आपने फांसी हैंगिंग की जो स्टोरी की है, हाँ, हैंगिंग वेल, फांसी लगाने का ऐसा कुआं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे टेंजिबल हेरिटेज हैं। पार्क हैं, नदियां हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक उस पर भी कहानियां भेज सकते हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज की बात करूं, सर ने एक अभी बहुत ही अच्छा गीत सुनाया, अभिषेक ने भी एक अच्छा गीत सुनाया जो देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। तो इस तरह के जो परफॉर्मिंग आर्ट हैं, इंटेंजिबल हेरिटेज हैं, उसकी भी कहानियां आप हमें भेज सकते हैं। जो आखिरी कैटेगरी है, आर्ट ट्रेडिशन, हमारे यहाँ पर जीवंत परंपराएं हैं, और ऐसी परंपराएं हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं एक खादी का अपना एक विशेष महत्व है स्वतंत्रता संग्राम में। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं नमक बनाने की प्रक्रिया का,
नमक का जो सत्याग्रह का आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत की, उससे देखिए कितना बड़ा बदलाव इस देश में आया। आपका एक फोटो मैंने देखा चरखा काटते हुए। तो जो चरखा का एक ट्रेडिशन है, वो भी एक ऐसा महत्वपूर्ण ट्रेडिशन है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया। सो मैं चाहूँगा कि आप, चूँकि समय की सीमा है, कुछ अपनी चुनिंदा कहानी और उन कहानियों के पीछे के किरदार जिन्होंने आपकी मदद की, उनसे मिलवाएं। हमारा सेगमेंट है मीट द फ्रीडम फाइटर्स, देयर फैमिलीज एंड अनसंग हीरोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द DDR प्रोजेक्ट। सो मैं आपको आमंत्रित करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी को जिन्होंने आपको इस शो के लिए आज आपने उनको इनवाइट किया है। बहुत सारी कहानियाँ लिखी और ऐसे लोगों को मैंने ढूंढ के लाया जो सच में कहीं पर नहीं थे। एक मैं अपना खुद का स्वयं का अनुभव बताऊँ कि मेरी ससुराल है अलीगढ़ से थोड़ा आगे, तो वहाँ जब मैं अपने गाँव जाती हूँ तो मैं बरसों से 35 साल हो गए, तो एक मैं मॉन्यूमेंट्स देखती हूँ और वो मॉन्यूमेंट्स को मैं ऐसे ही नजरअंदाज करके निकल जाती हूँ। और जब ये DDR का प्रोजेक्ट आया तो मुझे लगा कि वो क्या था, रमेश चंद्र आर्य लिखा हुआ था। बस मैंने सब उसको रिसर्च करना शुरू किया और वो कहानी मेरे इसमें अपलोड है। वैसे भी मंगलेश जी, जब ससुराल जाने की जो उमंग होती है ना, उसमें आसपास की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। लेकिन मैं ये श्रेय लेना चाहूँगा CCRT के लिए कि उन्होंने एक नई इंसाइट आपको दी कि भाई ये जो रमेश चंद्र मेमोरियल जो मॉन्यूमेंट है उसके बारे में आप रिसर्च करें। तो ज़रा बताइए और बताइए। और इसके अलावा मैंने शुरुआत की तो मेरा बहुत सारा टाइम, करीब 30 वर्ष मेरे मुरादाबाद में बीते। तो मुरादाबाद में मैं पहले से जानती थी बाल गंगा के बारे में, दल संगीत के बारे में और भी बहुत सारे केसेस थे। तो पर मैंने कभी उनका इतिहास जानने का प्रयास नहीं किया, बस देखा। तो जब DDR का प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मुझे वो जगह याद आई और जब वो जगह याद आई तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ की फोटोज की। परंतु उनका इतिहास कैसे जानूँ? तो इतिहास जानने के लिए मेरे बड़े अच्छे मित्र कहने जाए, उनकी पत्नी मेरे साथ टीचर थी, तो मैंने उनको टटोला। मैंने कहा ये इतिहास जानने को निश्चित रूप से देगा। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उन्होंने जो इतिहास लिखा हुआ था वो सब मुझे दिया और मुझे जानकारी दी। तो मैं मनोज रस्तोगी की उनसे ही सुनना चाहूँगी। डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी से हम जुड़ सकते हैं क्या? देखिए डॉक्टर मनोज जी है क्या? तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो कहानियाँ, मनोज रस्तोगी जी का प्रोफेशन क्या है, उनका पेशा क्या है? ये मतलब उनका पेशा ये मल्टी टैलेंटेड। ओके, ये पहले दैनिक जागरण के संपादक थे, उसके बाद ये इतिहास लिखने का काम इनका है। छोटी छोटी चीज़ों को वो ढूंढते हैं। आप कभी अगर मुरादाबाद जाएंगे जी, तो उनका एक पूरा कमरा, अच्छा पूरा कमरा मैं तो जाऊँगी CCRT। अच्छा। डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी, आपका स्वागत है हमारे अमृत रत्न के 5वें एपिसोड में। और मैं जो सुन पा रहा हूँ मंगलेश जी के द्वारा कि आप ना केवल एक इतिहासकार हैं बल्कि आप दैनिक जागरण से भी जुड़े रहे हैं और आपके कमरे की बहुत तारीफ हो रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि CCRT आपके कमरे तक पहुँचे और एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपके जो ये जीवन की जो आपकी तपस्या है आप दिखा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कितना रिसर्च है, आप पूरा अच्छे से दिखाइए किस प्रकार से आपने संयोजन किया है अपने सारी सामग्री का और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इसको रखा भी है। तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और मनोज जी, आपके बारे में जो बता रही हैं मंगलेश जी कि जो इनकी कहानियाँ होती हैं जो ये एकत्रित करती हैं, उसके सबसे बड़े मैं कहूँगा कि क्रिटिक और जो सबसे बड़े उसको वेटिंग करने के एक्सपर्ट हैं वो आप हैं। तो आप ज़रा बताइए हमें किस प्रकार से आपके पास मंगलेश जी आई और किसी एक विशेष कहानी का हमें स्मरण कराएं जिसके लिए आपने उनकी मदद की। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। कुछ वीडियो में ज़रूर प्रॉब्लम है, आपको देख भी पा रहे हैं। टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मनोज रस्तोगी को हमसे जोड़िए। बड़े अच्छे से वो अपना कमरा हमें दिखा रहे थे, हम लोग उनसे जुड़ गए थे डायरेक्ट।
यहाँ कुछ थोड़ी सी एक कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि हम, जैसा मैंने बताया, इस विशेष एपिसोड के लिए लाल किले के प्रांगण में जो बाहर पर्व आयोजित किया जा रहा है 2023 जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा, उसके संस्कृति मंत्रालय के पेवेलियन में हम लोग बैठे हैं। कनेक्टिविटी थोड़ा इशू जरूर है, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी जोन है। हाँ मनोज जी, हम देख पा रहे हैं और हम आपको शायद सुन भी पा रहे हैं। आप शुरू करें सर, बताएं। आदरणीय मंगलेश जी मेरे पास आई और मुझे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पिछले 40 वर्ष से मुरादाबाद की सांस्कृतिक विरासत पर काम कर रहा हूँ। मुरादाबाद के इतिहास को मैंने संकलित किया है। जो मुरादाबाद के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको मैंने जो है खोजा है और उन पर मैंने स्टोरीज लिखी हैं। क्या बात है, मुझे दिखाई, मेरे पास आई, बहुत खूब। और फोटोग्राफ्स भी लिए। कोई विशेष आप मनोज जी, पान दरीबा की जो स्टोरी है वो जी। मंगलेश जी उसके बारे में जानना चाह रही हैं। पान दरीबा, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, यहाँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दाऊदयाल खन्ना। अच्छा। दाऊदयाल खन्ना जी यहीं मुरादाबाद के अताई मोहल्ले के निवासी थे। ब्रिटिश पुलिस ने रात को 9:30 बजे उन्हें अपने घर से गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। ये सूचना शहर में पहुंची तो पान के दरीबे पर तमाम जनसमूह एकत्र हो गया था। उस जनसमूह ने ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की, उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। और कलेक्ट्रेट और एसएसपी थे तो वहां पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया था। जी जी जी। 10 अगस्त 1942 की है। जब वो तितर बितर नहीं हुई, कहते हैं उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और फायरिंग कर दी। तो वहां तो करीब 5 लोग जो हैं शहीद हुए थे। अच्छा। उस स्थल वो मंगलेश जी ने लिखी भी है और वो स्थल भी देखा, उसके फोटोग्राफ्स भी लिए मंगलेश जी ने। अच्छा। मैंने उसे दिखाया था, वहां मुरादाबाद का पान दरीबा। हाँ हाँ। लेकिन जो फायरिंग की उसमें 5 लोगों करीब सैकड़ों घायल हुए थे। और आसपास के जो मंडी चौक का क्षेत्र है, अच्छा, उसमें मोहल्लों में जो है वो लोग जो है सब गए और जख्मी होकर के गिरे थे। अरे। और इसके अगले दिन फिर एक जुलूस निकला। वो जुलूस जो है पूरे शहर में घूमते हुए पहुंचा और उसमें रेलवे स्टेशन पर भी उस जुलूस के जो लोग आंदोलनकारी शामिल थे उन्होंने आग लगा दी थी। क्या बात। देखिए, मैं तो ये कहूँगा आपके यहाँ के पान दरीबा का एक विशेष स्थान है स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं लाल किला, इससे थोड़ी दूर पर ही है दरीबा कलां। और दरीबा कलां भी एक बहुत पुरानी जगह है। कभी आप दिल्ली आए तो वहाँ की जलेबियाँ, वहाँ के पान बहुत मशहूर हैं। लेकिन पान दरीबा को सलाम है जिसने अपना नाम स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया। एक बात और विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ जी जी, कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है उस पर अंतिम मोहर भी मुरादाबाद में लगी थी। क्या बात है, क्या बात है भाई। अभी तो हमें लग रहा है, हमें तो वो मुरादाबाद के पीतल और ये सब की ही जानकारी होती है कि उसके लिए मुरादाबाद मशहूर है। लेकिन मंगलेश जी और आपके माध्यम से हमें लग रहा है मुरादाबाद को आप लोग एक नई पहचान दिलाने वाले हैं और ये बहुत ही काबिले तारीफ काम आप कर रहे हैं। इसको जारी रखिए और इसी तरह से सीसीआरटी की आप मदद करते रहिएगा। 1920 में जी 3 सेशन हुआ था मुरादाबाद में, जिसमें अच्छा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू सब लोग आए थे। और उस सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई असहयोग आंदोलन पर जी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाए या नहीं, और मतभेद भी हुए। 3 दिन यहाँ मुरादाबाद का एक सरोज ताफीज है, महाजा थिएटर था उस समय, अच्छा। वहां
और अंतिम दिन जो है इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर मोहर लग गई क्या कि ये बात? असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण घटना और बहुत महत्वपूर्ण स्थान। सो हमारा वो जो सेकंड कैटेगरी है डीडीआर की प्लेसेस एंड इवेंट्स, उसकी कसौटी पर ये आपका पान दरीबा बिल्कुल खरा उतरता है। मंगलेश जी, और किनको आपने आमंत्रित किया है आज इस शो में? बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीआरटी की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से अच्छा कार्य करते रहिए और हमें अच्छे कार्य से परिचित कराते रहिए। कभी मौका मिला, मंगलेश जी बुलाएंगी तो मैं आपके कमरे के दर्शन जरूर करना चाहूंगा। मैंने संग्रहालय है मेरा, करीब 150 वर्ष की मेरे पास पांडुलिपियां हैं मुरादाबाद के साहित्य की। क्या बात है। अब तो आप मेरे अंदर जो उत्सुकता है उसको बढ़ा रहे हैं। मैं शीघ्र ही आपके पास पहुंचने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से आभार। तो मुझे पता चला कि नवाब सिंह चौहान जी जो थे अलीगढ़ के बहुत ऐसे लीडर थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया उस समय आज़ादी के समय। तो मैं ढूंढते ढूंढते पता करते करते मुझे भाई नवाब सिंह चौहान जी के घर कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने बताया, वो वहाँ रहती थी जवा में, तो उनके माध्यम से मैं पहुंची और उनके सुपुत्र है योगेश चौहान। नवाब सिंह चौहान जी के सुपुत्र, उनका क्या नाम है? योगेश चौहान। जी जी जी, योगेश चौहान। स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है उसकी कहानी बताइए। ये हमारी जो अंग्रेजी शासन में जवां बाजितपुर एक जमींदारी थी और ये पिताजी हमारे डीएस कॉलेज में, जब वो इंटर कॉलेज था वहाँ पढ़ते थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जब ये बिगुल बजा और हमारे ये लाला लाजपत राय जी और ये नेहरू जी यहाँ अलीगढ़ आए और सुभाष चंद्र बोस भी आए, हमारे गांव में भी आए थे, उनको लाए थे पिताजी। तो उन्होंने नया जोश उन्होंने भरा था, तो डीएस कॉलेज में वो निकाल दिए गए थे जब उन्होंने वो करा था आंदोलन। तो और त्रिलोकीनाथ जो ये है ना देवत्र हॉस्पिटल, इनमें स्वामी त्रिलोकीनाथ थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी कंधे पर बैठाकर डीएस डिग्री कॉलेज में ऊपर उनको चढ़ाया था। उन्होंने जो यूनियन जैक था उसको पहन दिया था और तिरंगा उन्होंने लटकाया था। उससे अंग्रेज है क्या खिलाफ हो गए थे और इनको निष्कासित कर दिया था और जेल भेजा था इनको। इन्होंने कम से कम 4 साल इन्होंने सजा काटी। ये बरेली जेल रहे, उन्नाव जेल रहे और प्रतापगढ़ में भी रहे और अलीगढ़ जेल में इन्होंने सजा काटी। मंगलेश जी, आप बताइए नवाब चौहान जी का जो 1940 में उसको और हाईलाइट करके बताइए। ये जो हमारा नेशनल एसोसिएशन का जो बहुत खूब। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। अच्छा, योगेश जी, योगेश चौहान जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अनम्यूट करिए, आप अपने माइक को ऑन करिए, माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। हम आपको देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए आप। जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइएगा।
हेलो, आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है। बता रहा हूं। योगेंद्र जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी हम सुन पा रहे हैं, बताइए योगेंद्र चौहान जी। हाँ, मैं ठाकुर नवाब सिंह जी चौहान का छोटा बेटा हूँ। जी सन 30 में है क्या, हमारे पिताजी डीएस कॉलेज में पढ़ते थे 1930 में। हाँ जी। डीएस जो पहले इंटर था, हाँ जी। उसमें उन्होंने त्रिलोकीनाथ जी थे हमारे स्वामी जी, उनके कंधे पर चढ़ के वो कॉलेज के ऊपर चढ़ गए थे और उसको यूनियन जैक को उन्होंने उतार के फेंक दिया था और झंडा फहराया था तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है। उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया। हाँ जी। और फिर जेल हुई उनके लिए 1940 में। तो आजादी के दीवाने थे आपके पिताश्री। जेल हुई थी। अच्छा, उनके साथ क्या आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू जी, आपके मैथिली शरण गोप, ये जेल में रहे थे, आगरा सेंट्रल जेल में। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, मेरे परबाबा जयराम सिंह जी भी रहे थे 1857 में। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कमौना और उधर की है क्या 4 साल की जेल हुई उनको, और वो सांसद रहे 15 साल तक, और वो एमएलए भी रहे हैं, और ये जिला के है क्या अध्यक्ष भी हो रहे। जी जी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। अच्छा, क्या बात है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो सीसीआरटी जो भी कार्य उसको सौंपा जाता है वो उसको बहुत ही यूनिक, बहुत ही उम्दा तरीके से निभाता है, अपने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, अपने टीचर्स, अपने स्कॉलर्स और फेलोज़ की मदद से। जो ज़्यादातर कहानियाँ आप देख रहे हैं हमारी जो अमृत महोत्सव वेबसाइट पर सीसीआरटी के नाम के साथ वहाँ पर अपलोडेड हैं, वो सब प्राइमरी सोर्स से ली गई हैं। डायरेक्टली हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो जिला स्रोत व्यक्ति हैं, हमारे जो फेलोज़ हैं, स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, वो उन परिवारों के पास गए और उन परिवारों के पास जाकर उन्होंने उनके मुंह से जो उनके दादा की, उनके नाना की, उनके माताओं की, जो बहनों की कहानियाँ थी वो एकत्रित की हैं, संकलित की हैं, और एक न केवल कहानी संकलित हुई, लेकिन जो सरकार का प्रयास है कि 75 वर्षों में कोई भारत सरकार का प्रतिनिधि, मैं इनको भारत सरकार के प्रतिनिधि की संज्ञा देता हूं, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मार्ग दिखाया उस पर हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये लोग उन घरों तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार देखिए एक सांत्वना पुरस्कार देती है, ताम्रपत्र देती है, पेंशन देती है, लेकिन कोई जाकर उनकी कहानी को सुने, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है आजकल के समय में जब हमारे पास हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके लिए समय नहीं है, तो अगर हमारे जिला स्रोत व्यक्ति, हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे स्कॉलर फेलो जब ये कहानियाँ संकलित करने के माध्यम से उनके पास पहुँचते हैं, उनको सुनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य के लिए मैं सीसीआरटी को और अपने जिला स्रोत व्यक्तियों को और जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। हम अपने अंतिम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और हैं, कोई कनेक्टेड हैं, उनके बारे में बताइए। जो हमारे साथ एक गायत्री परिवार की उषा बहन जी थी, जी। हम नहीं जानते थे। अचानक से जब मैंने अपनी बात कही तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे तो ससुर जी को ताम्रपत्र और वो इतनी बड़ी फाइल लेकर आएंगे। अच्छा। और उन्होंने उनके जेल की प्रमाण पत्र से लेकर ताम्रपत्र और पता नहीं क्या क्या सब था, बहुत कुछ उनके पास था जी। और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो ससुर जी थे वो गोला बारूद बनाया करते थे अमृत अच्छा, उसके खिलाफ। क्या बात। तो उसी के उनसे उषा जी जुड़ी है क्या मेरे साथ? उषा जी, क्या हम उषा जी के पास जा सकते हैं? उषा आर्या जो डॉटर इन लॉ हैं श्री सत्यदेव आर्या जी, फ्रीडम फाइटर की, उनके ससुर रहे श्री सत्यदेव आर्य
उनकी पुत्र वधू हैं उषा आर्या जी। हम आपको देख पा रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे इस अमृत रत्न कार्यक्रम में। उषा जी बताइए कि क्या हुआ था। आपकी माताजी बताती थी आपको जो पुत्र जी वो जेल क्यों हुई थी? परिवार में शादी होके आई, उसके बाद में कभी कभी हम लोग देर जाते थे तो हमें पता चलता था, तो हम अपनी सास से पूछते थे, माताजी ससुर से तो बात कर ही नहीं जाती थी उस समय, तो अपनी सास से कहते थे कि माताजी आप पिताजी चले गए थे जेल में तो आप कैसे रहे थे, और पिताजी क्यों गए थे, कैसे गए थे, क्या किया था आपने जो आपको मतलब पिताजी को जेल जाना पड़ा। तो बोले कि देखो बड़ी बड़ी कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैंने कहा क्यों, तो कैसे क्या किया था पिताजी ने। तो बोले कि वो देख बेटा, हम वहाँ पर महावीरगंज में रहते थे और वहाँ पर जो है हाथ गोले वगैरह और औजार वगैरह ऐसे और कलेक्ट करते थे, और कुछ मतलब ऐसे बम वगैरह जैसे कुछ बनाते थे, वो जो कुछ भी है उस समय जो जरूरत थी तो वो जो बनाते थे, तो कैसे किसी सुई करके किसी को खबर लग गई तो उनके क्या कहते हैं एकदम पता चला तो उनके छापा लग गया। तो हमारी सास वगैरह ये लोग सब एकदम डर गए। तो इन्होंने क्या करा कि वो पोटली बांध के और उसमें औजार वगैरह करके सब कुएं में फेंक दिया एकदम डरते हुए। अब फेंक दिया, परंतु वो पता तो चली गया था कि कुछ ना कुछ है, तो उन लोगों को पकड़ के हमारे ससुर को पकड़ के ले गए। ले जाने के बाद में उनको यहाँ पर जेल में डाल दिया। यहाँ जेल में डालने के बाद में जब उनके हमारी सास के बच्चे जो थे, हमारे ये पतिदेव भी 6 महीने के थे और हमारी 2 नंदे थी वो भी छोटी छोटी थी, और इस प्रकार फिर वो 6 महीने यहाँ पर अलीगढ़ जेल, वो 2 साल अलीगढ़ में जेल में रहे। फिर उसके बाद उनको आगरा भेज दिया, नजर बंद कर दिया। उसके बाद में उनको मौत की सजा का भी क्या कहते ऑर्डर हो गया था, परंतु कुछ समय ऐसा हो गया था कि वो 2 मिनट आगे पीछे हो गया था, इस वजह से वो मृत्यु तो उनकी बच गई। परंतु हमारी सास कहती, मैंने कहा माताजी आप कैसे रहे थे फिर ऐसी परिस्थितियों में। तो बोले कि बेटा बस पूछे ही मत, कोई हमसे बात करने के लिए कोई हम छुपते छुपाते रहते हैं, हमसे सुई गुई लेकर मतलब हमसे जानकारी लेने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई हमारे पास आता रहता था, और लोग बाग हमसे दूर रहते थे क्योंकि वो सोचते थे कहीं हम भी इस चपेट में ना आ जाएं। इस प्रकार बोले मैंने अपने बच्चों के साथ में बड़ी परेशानी, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट झेला और बड़ी परेशान रही। फिर बोले कि जेल में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा देश जो है वो इतनी आसानी से गुलाम होने वाला था नहीं। जो रन बांकुरे हैं, आपने कहा ना कैसे उनको खबर मिल जाती थी। हमारे देश में हमेशा से जो हमारे देश के जयचंद और मीर जाफर हुए, जो देश के गद्दार हुए, उन्होंने ही जो है मरवाया और फंसवाया और इस देश को गुलाम करवाया। अदरवाइज ये देश गुलाम होने वालों में से था नहीं। और आपके ससुर साहब का योगदान तो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि देखिए जो गोली बारूद, जो ब्रिटिशर्स की तोपें थी, जो उनकी गन्स थी, उनका जवाब देने के लिए अगर जिस आत्मनिर्भर भारत की बात आज मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का हर सेनानी आत्मनिर्भर था और वो स्वयं गोली बारूद बनाने की कला सीखता था और अपनी जान हथेली पे लगाता था, क्योंकि कोई बहुत बड़े साधन नहीं थे और वो इंडिजिनस तरीके से, स्वदेशी तरीके से वो इस तरह का सामान बनाते थे। आपके शायद एक और स्वतंत्रता सेनानी है, उनके जी बताइए। क्या बात। अजय पाल जी से ही सुन लेते हैं कि बीरेन जी का योगदान। नमस्ते जी, आपका स्वागत है हमारे इस अमृत रत्न के 5वें एपिसोड में। तो बताइए अजय पाल जी, आप। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, हम आपको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं।
आवाज आ रही है? सर मेरे पिताजी थे वीरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री भीमसेन, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1903 में हुए थे। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई वगैरह उस काम में लगे रहे वो, और हिंदी की सभी डिग्री यहाँ उन्होंने 1921 में प्राप्त कर ली। 22 में तिबिया कॉलेज दिल्ली पढ़ने चले गए। 4 साल कोर्स पूरा करके पढ़ाई करने के बाद वापस हुए 1926 में, और 26 में पास करने के बाद में कांग्रेस और आर्य समाज से जुड़ गए थे। कांग्रेस का और आर्य समाज का काम करते रहे। कई बार जेल भी गए, 41 में, 42 में, 44 में। कई बार कुर्की नीलाम भी हुई उनकी। परिवार की पूरे की कुर्की नीलाम होती थी तो उन्होंने अपने परिवार को लेकर के एक अलग रहने लग गए थे कि ताकि थोड़ी नीलामी हो। बहुत दुखी रहा था। 29 में वो कांग्रेस के मतलब जो है जिले के मंत्री बना दिए, वरिष्ठ मंत्री। उसके बाद में और ज्यादा काम किया उन्होंने। 47 में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ तो वो उनको क्षेत्र दिया गया था, उस क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार से दंगा नहीं हुआ था। पीआईबी ने 3 बंदूकें इनाम में दी, जिसमें एक हमारे पिताजी को दी गई थी। कई बार कांग्रेस समिति ने उनको कई बार इनाम भी दिए थे। उसके बाद में भारत जब स्वतंत्र हो गया तो नौकरी उन्होंने 1949 में नौकरी की। 61 में और 1961 में रिटायर हो गए। अच्छा फिर भी काम करते रहे। जी जी। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद और तिबिया कॉलेज से आर्य वैदाचार्य की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आर्य समाज का तो आज तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक काम किया, और तभी तक कांग्रेस का काम किया उन्होंने। और 20 साल तो इतने डट के काम किया। जी जी। अभी नवाबों को पता चल जाता था तो वो भी गिरफ्तार करवा देते थे, और अंग्रेजों को पता चल जाता था। एक बार 22 में छूट करके आए और 9 अगस्त को नीलामी भी हमारी कर दी गई और दोबारा उन्हें जेल भेज दिया, नजरबंद कर दिया उनको। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बताया पिताजी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। संस्कृति मंत्रालय हमारे आर्य समाज के जो फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, और संस्कृति मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम के दौरान CCRT भी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हमारा जो द्वारका स्थित परिसर है उसमें एक कला गुरुकुल, जो कि पूरा स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर आधारित होगा, उसकी हमारी संकल्पना है और उस पर हमारा कार्य आरंभ हो चुका है। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा जब वो गुरुकुल तैयार हो जाएगा कि आप आएँ और आप जो आपके पिताश्री का जो कार्य है उसका भी एक अवलोकन हमें कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत ही मैं कहूँगा कि आप अभी भी बहुत महान कार्य कर रहे हैं, जो आप ये संदेश घर घर तक पहुँचा रहे हैं। मंगलेश जी, हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, और अंतिम पड़ाव है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा आपका व्यक्तित्व और आपके कार्य करने की प्रणाली, जिस तरह से आपने बताया किस तरह से आप कहानियों पर काम करते हैं, आपने जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें जाकर डाल दिया कि मैं ये ट्रेनिंग करके आई हूँ और मुझे इन कहानियों का संकलन करना है, और लोग आपके पास आते गए, जुड़ते गए। तो वो एक बहुत पुराना शेर है, पता नहीं मैं उसको ठीक से याद कर भी पा रहा हूँ, कि मैं तो चला था अकेला लेकिन ये कारवां यूं ही जुड़ता चला गया, और इस जर्नी में आपके साथ बहुत लोग जुड़ते गए। तो मैं एक तो आपसे 1 मिनट का संदेश लेना चाहूँगा हमारे युवा मित्रों के लिए, और जो हमारे और जो कहानी संकलित कर रहे हैं उनके लिए। और 1 मिनट का मैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि वो भी हमारे जो कला मंडली है, कला ग्रुप हैं, उनके कलाकारों को भी आह्वान करें कि वो डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी से जुड़ें, और जो हमारा एक सेगमेंट होता है कला परिक्रमा, उसमें आकर सामने आए। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा। आपके पास
आधा मिनट इस कार्यक्रम के बारे में और आधा मिनट संदेश। तो सबसे पहले तो मैं इस लाल किले के अंदर से एक सलाम करना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। क्या बात। और इस मंच पर बैठकर बहुमुखी आयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर इंदुकर सर और मैं इस सीसीआरटी को एक आधुनिक गुरुकुल की संज्ञा देती हूँ और उस गुरुकुल में ऋषि और वही वशिष्ठ मैं उद्गार व्यक्त नहीं कर सकती। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आज हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोग अमिताभ बच्चन जी मुझे माफ करेंगे, यदि वो मुझे कहते कि आओ मैं 1 करोड़ का सवाल आपसे बिना पूछे ही दे दूंगा तो मैं उसे टुकड़ा कर डालने की प्रार्थना को प्राथमिकता देती। यहाँ ऐसे महान व्यक्तियों को बीच में मैं आपको बहुत अपने आप को बहुत वास्तविक करता हूँ। सीसीआरटी द्वारा संचालित विद्या प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि यदि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं तो इस अमृत मंथन में अगर हम थोड़ी सी भूलें अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दे दें, उनका नाम इतिहास में दर्ज करा दें, इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। और हम सभी को यह प्रयास करना है कि जहाँ भी आपको कोई ऐसा दिवस, कोई ऐसे इवेंट रेजर, कोई भी ट्रेडिशन, कोई इवेंट आप सभी को मिलता है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क करिए। पूरे भारतवर्ष में सारे डीआरसी इस काम को कर रहे हैं, उससे संपर्क करिए। आप स्वयं भी वो कहानियाँ लिख सकते हैं और उन कहानियों के माध्यम से हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप जो अमृत की धुनें है वो खिला पाए तो हम सच्चे मायनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पाए। मैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुकर जी से भी ये प्रार्थना करूंगा कि वो भी आह्वान करें अपने जितने भी उनके कला संपर्क में जितने भी साधक हैं, उनके शिष्य हैं, 27 से भी अधिक पीएचडी आपने कराई हैं सर, वो भी इस, और अब तो आपके मार्गदर्शन में हम यूनिवर्सिटीज़ से जुड़ रहे हैं, उनके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। सो आपसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी ज़रा डीडीआर के लिए एक आह्वान करें, अपील करें। मैं जो सारे युवक हैं, खास करके हमारे देश में जो यंग लड़के हैं, उनको मैं अपील करना चाहूँगा, उनको मैं आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है, नए आइडियाज़ के साथ में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको यदि मैं अपील करूँगा कि आप भी इसमें थोड़ी सहायता करें, जाएं आप देखें कौन लोग थे वो जिन्होंने देश के लिए काम किया है, उनकी कौन सी कहानियाँ हैं, उन कहानियों से हमको क्या सीखने को मिल सकता है, इसकी खोज करें, उससे एक ऊर्जा उनको प्राप्त होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अभी जागिए, जागरूक हो जाइए और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें, और फिर यदि वो सोचते हैं तो कुछ करके बता सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। इसलिए उन्होंने जाना चाहिए, आगे आना चाहिए और जितनी कहानियाँ वो ला सकते हैं वो लाने की उन्होंने कोशिश करना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद सर। लाल किले के इस प्रांगण से वापस आपको आपके ड्राइंग रूम, आपके घरों में ले जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की सीमा है, तो इस एपिसोड को हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और अगले एपिसोड में कल हम एक नई शख्सियत से मिलेंगे, हुसैनी बोरा साहब जो उदयपुर से आते हैं, जिन्होंने हमें 40 से भी अधिक कहानियाँ भेजी हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस डीडीआर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो सीसीआरटी की वेबसाइट है www.ccrtindia.gov.in, खाली सीसीआरटी भी आप टाइप करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देखिए डीडीआर में किस तरह से हमारे जो जुड़े हुए हैं डीडीआर में हमारे लोग, उन्होंने कैसे कहानियाँ एकत्रित की। पूरा एक वहाँ टेम्पलेट है, मेकिंग ऑफ ए स्टोरी। आपको टेम्पलेट भी मिलेगा जिसमें आपको 200 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक की कहानियाँ संग्रहित करके भेजनी है। अगर आप कोई कहानी हमें भेजते हैं और वहाँ अपलोड हो जाती है अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर, सो एक मानदेय है। यदि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर्स हैं तो उनके लिए 5,000 की मानदेय राशि है। यदि और कोई कार्यकर्ता हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए 2,000 रुपये की राशि है। अगर कोई छात्र हमसे जुड़ते हैं और उनकी कहानियाँ भी वहाँ पर अपलोड होती हैं सो उनके लिए 1,000 रुपये की मानदेय राशि है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, इस नए इतिहास को रचने में आपका नाम, आपके संस्थान के नाम के साथ, सीसीआरटी के नाम के साथ भारत सरकार की विश्व स्तर पर देखे जाने वाली वेबसाइट में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहा है।
सो आप भी अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। हमारी जो ईमेल है उसको आप नोट कर सकते हैं, acamp-ccrt@gov.in। आप कोई भी कहानी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी और अपने सुझाव भी, इस अमृत रत्न के 5वें एपिसोड में हम आ चुके हैं, हमें बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं और उन सुझावों के आधार पर हम इसको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपके सुझाव का भी इंतजार रहेगा, acamp-ccrt@gov.in। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऋषि वशिष्ठ आपसे विदा लेता हूं। कल के लिए फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत से। धन्यवाद।